हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म। आज जो हम अपना शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने किया था इस चैप्टर का, अब हम दूसरा पार्ट करेंगे। तो दूसरे पार्ट में जो हमको पढ़ना है वो है पावर्स एंड फंक्शंस और मोर स्पेसिफिक जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, विच मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट क्या काम करती है, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र क्या है, वो किन मैटर से डील करती है, ये हमको आज इसमें पढ़ना है। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन को पढ़ेंगे, जुरिडिक्शन मीन्स द एरिया इन विच अ एंटिटी, अ इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, अ बॉडी इज एंटाइटल्ड टू फंक्शन, राइट, सो दैट देयर इज नो सॉर्ट ऑफ इंक्रोचमेंट कि ये मेरा काम है मैं करूंगा, ये तुम्हारा काम है तुम करो, नहीं। इट इज वेरी स्पेसिफाइड दैट दिस इज योर डोमेन, दीज आर द टास्क विच इज असाइंड टू यू, ओनली यू आर एंटाइटल्ड टू डू दीज टास्क। So Supreme Court is also entitled with 4 jurisdiction, उसको 4 अधिकार क्षेत्र दिए गए कि तुम्हारा ये काम है। सबसे पहला है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, दूसरा है एपलेट जुरिडिक्शन, तीसरा है एडवाइजरी जुरिडिक्शन और चौथा है रिवाइजरी जुरिडिक्शन। सो जुरिडिक्शन इज क्लियर। जुरिडिक्शन मीन्स द एरिया इन विच आई एम हैविंग द राइट टू वर्क, that is my domain, that is my specialization, I am entitled to function in that domain, that is called jurisdiction. Now which are the first thing is original jurisdiction। अब आप देखो ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब होता है वो काम, वो केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट गो में ही जाते हैं। अब आप कहेंगे कि फर्स्ट गो क्या होता है। फर्स्ट गो का मतलब होता है दैट those cases can be appealed in the Supreme Court in the first time। जनरली जो हमारे कोर्ट की हायरार्की है उसमें होता है जब भी कोई प्रॉब्लम है, हमको कोई भी हमारा इशू है, तो पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करते हैं, वहाँ जजमेंट आता है, उससे हम सेटिस्फाइड नहीं होते तो हम हाई कोर्ट में अपील करते हैं, हाई कोर्ट से जजमेंट आता है, जब हम वहाँ से भी सेटिस्फाइड नहीं होते तब हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इट मीन्स जो क्रोनोलॉजी है वो कहती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, उसके बाद हाई कोर्ट जाओ, फिर क्या करो, सुप्रीम कोर्ट जाओ, राइट। डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकते कि मेरी बकरी चोरी हो गई, अब मैं जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए कि मेरी बकरी चोरी हो गई जज साहब, अब मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं होता है। सो ओरिजिनल जुरिडिक्शन मीन्स वो केसेस जिसकी सुनवाई पहली बार में, आपको किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, आपको किसी हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, आपकी पहली अपील की पहली सुनवाई कहाँ पे होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो हमें जानना है कि वो कौन से केसेस हैं जिसकी पहली सुनवाई ही सुप्रीम कोर्ट में होती है, जिसकी पहली अपील ही सुप्रीम कोर्ट में होती है, उसी को हम ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहते हैं। ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब है दोज केसेस विच डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट इन द फर्स्ट गो। पहली सुनवाई उनकी कहाँ पे होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो अब वो कौन से केसेस हैं जिनकी सुनवाई डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में होती है। सबसे पहला आता है सेंटर स्टेट डिस्प्यूट। सेंटर स्टेट डिस्प्यूट का सिंपली मतलब होता है डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट। व्हाट इट मीन्स, सपोज, अब आप समझो सेंटर स्टेट डिस्प्यूट के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, लेकिन आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि इतना बड़ा है हमको याद कैसे होगा, बहुत आसान है। सपोज इसके 3 डोमेन होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, रूलिंग गवर्नमेंट है, और उसका डिस्प्यूट है किसी और स्टेट के साथ। सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस उत्तर प्रदेश का केस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस बिहार का केस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस कर्नाटका का केस है। तो आपको लग रहा है कि इसके लिए हम या वो स्टेट गवर्नमेंट कहीं हाई कोर्ट में अपील करेगी। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस उत्तर प्रदेश का केस है और आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील कर दी, तो ऑब्वियस सी बात है वो कोर्ट इलाहाबाद के तो बायसनेस आ जाएगा ना, कि वो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को फेवर करने की कोशिश करेगी और कहीं ना कहीं जो सही जस्टिस है वो इंश्योर या वो एड्रेस नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इस केस को डाल दिया गया कि इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस एनी स्टेट, देन दैट केस विल डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोई स्टेट है और उसके वर्सेस कोई अदर स्टेट है। सपोज इसका मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है प्लस बिहार गवर्नमेंट है वर्सेस बंगाल गवर्नमेंट का बंगाल गवर्नमेंट की केस चल रही है या बंगाल स्टेट का केस चल रहा है। बेसिकली ये ऐसे आएगा, यूनियन ऑफ इंडिया प्लस उत्तर प्रदेश वर्सेस बंगाल। इस तरह का जब केस होगा तो भी वो कहाँ पे जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में ही उसकी सुनवाई होगी। एंड लास्ट, व्हेन देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन 2 स्टेट्स, सपोज उत्तर प्रदेश और बिहार, they are having the dispute. Suppose Madhya Pradesh and Maharashtra, they are having the dispute. Suppose Karnataka and Tamil Nadu, they are having the dispute.
सपोज हरियाणा एंड राजस्थान दे आर हैविंग द डिस्प्यूट, तो जब दो राज्यों में लड़ाई हो गई तो इसका भी समाधान कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, क्योंकि इसका हाई कोर्ट नहीं कर सकता। अगर हाई कोर्ट में हम जाएंगे तो बायसनेस हो जाएगा ना, जिस स्टेट के हाई कोर्ट में आप अपील करेंगे वो अपने ही स्टेट को फेवर करने की कोशिश करेगा और ट्रू जस्टिस इंश्योर नहीं हो पाएगा। सो पॉइंट इसलिए पहला केस कौन सा जाता है सुप्रीम कोर्ट में? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किसी के साथ डिस्प्यूट हो, दूसरा जब दो स्टेट्स का आपस में डिस्प्यूट हो, तीसरा जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक स्टेट है और उसका केस चल रहा है दूसरे स्टेट के साथ। तो इन तीन कैटेगरी के केसेस डायरेक्टली कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। अब ये तो पहला हमने पढ़ लिया। दूसरा केस कौन सा है? दूसरा केस है फंडामेंटल राइट का। सपोज बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया any of our fundamental right is violated, that is 6 fundamental right we have: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and minorities right, and constitutional remedies. Out of these 6 rights, if any of your fundamental right is violated, as a citizen you are free to appeal directly in the Supreme Court as well as in the High Court. समझ में आया? सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज रोहन एंड राधिका इज देयर एंड दे आर चिल्ड्रन ऑफ अ पेरेंट, टू वन पेरेंट इज देयर और उनके ये 2 बच्चे हैं। वेयर द पेरेंट्स डिसाइडेड दैट आई विल सेंड रोहन टू स्कूल बट आई विल नॉट सेंड राधिका टू द स्कूल, मतलब हम रोहन को स्कूल भेजेंगे लेकिन राधिका को स्कूल नहीं भेजेंगे। तो यहाँ आप देखो राधिका का कौन सा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है? राइट टू एजुकेशन। इस राइट के अगेंस्ट, इस राइट के लिए राधिका डायरेक्टली कहाँ जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। डायरेक्टली कहाँ अपील कर सकती है? हाई कोर्ट में अपील कर सकती है कि मेरा राइट टू एजुकेशन वॉयलेट हो रहा है, ये लोग मुझे पढ़ा ही नहीं रहे, सिर्फ रोहन को पढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं पढ़ा रहे, ऐसा क्यों? जबकि राइट टू एजुकेशन तो कहता है कि सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए 6 to 14, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, बट एजुकेशन इज राइट ऑफ ईच सिटीजन, वेदर दैट इज अ बॉय और दैट इज अ गर्ल। तो ऐसे केस के लिए आपको पहले अपील कहाँ नहीं करना पड़ेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाना है। आपको सहूलियत हो तो आप हाई कोर्ट में अपील करो, आपको सहूलियत हो तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, क्योंकि मामला किस चीज का है? आपके फंडामेंटल राइट का है। एंड फंडामेंटल राइट आर दोज राइट विच आर द मोस्ट एसेंशियल वन फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन। पॉइंट इसलिए क्यों इसको रखा गया कि आपके फंडामेंटल राइट के लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाए? क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कोई भी कर्टेल नहीं कर सकता, उसको कोई भी वॉयलेट नहीं कर सकता, दैट टू इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्लियर? थर्ड, केसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप देखो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है that something is written in the constitution, we interpret it as per our understanding, but when we get into the depth we find the meaning is something else. As a citizen constitution में कुछ चीजें लिखी, हमने उसको किसी और तरीके से परसीव कर लिया, हमें उसका रियल मतलब समझ में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से कुछ confusion हो गया। Then for that interpretation where we will go, directly we will approach to the Supreme Court. जैसे आप देखो, मैं आपको interpretation के कुछ examples दे रही हूँ। इंटरप्रिटेशंस में आप ले लो 2017 का केस था KS पुट्टस्वामी केस। KS पुट्टस्वामी केस, जब KS पुट्टस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो एक नया इंटरप्रिटेशन सामने आया। वो इंटरप्रिटेशन क्या था? राइट टू प्राइवेसी का मामला था। 2017 से पहले ऐसे प्राइवेसी के इश्यूज नहीं थे। 1947 में तो किसी को प्राइवेसी के बारे में पता भी नहीं था कि एक राइट टू प्राइवेसी नाम का भी कोई राइट हमको फंडामेंटल राइट के अंदर इंक्लूड कर देना चाहिए। बट आफ्टर 2017 सुप्रीम कोर्ट एडेड वन न्यू राइट अंडर आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू प्राइवेसी, दैट बीइंग एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैव अ राइट टू प्राइवेसी, कि आप उसके पर्सनल डोमेन में इंटरफेयर नहीं करेंगे। In the same way, used to there by 2017 only there was one more case, that was Saira Bano case, where the triple talaq judgment came, where Supreme Court interpreted the constitution and said that triple talaq law is unconstitutional. Why? Because it is violating the fundamental right of the lady to live a dignified life, so that she can take care of her children. So from there also you see a new interpretation came out, one of the law that is triple talaq law that have been stuck down. तो यही तो है इंटरप्रिटेशन, समय समय पे कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करते रहना, देखना दैट इट इज ऑल अप टू द मार्क और नॉट। क्लियर? नाउ यू सी, लास्ट होता है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास डोमेन होता है कि कोई केस है
वो लोअर कोर्ट्स में चल रहा है, चाहे वो हाई कोर्ट में चल रहा हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा हो, बट सुप्रीम कोर्ट फील्स बाई इटसेल्फ, उसको खुद लगता है कि ये केस थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, मैं इसको खुद से डील करना चाहता हूँ, ये मुझे ट्रांसफ़र कर दो. So those cases are also dealt by Supreme Court. Always remember, Supreme Court transfer the case to itself. वो खुद को वो केस ट्रांसफर करता है, लोअर कोर्ट उसके पास नहीं आता है. वो लोअर कोर्ट से कहते हैं कि ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस है, इसे तुम मुझे ट्रांसफर करो. आई विल डील विद दैट, आई विल ट्राई टू गिव द जजमेंट. सो नाउ द मीनिंग एंड द केसेस इज क्लियर ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन. क्लियर? तो क्विक रिवीजन. पहला, कौन से केसेस जो डायरेक्टली जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में? व्हेनेवर देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. सेकंड, व्हेनेवर आवर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड. थर्ड, व्हेनेवर देयर इज any interpretation of constitution, whenever there is any problem regarding any laws of the constitution. Fourth, if Supreme Court feels that any case which is going on in the lower court is not up to the mark, or this case is very important to the public importance, then Supreme Court transfer the case to itself. Clear? अब आप देखो, ये तो हो गया ओरिजिनल जुरिडिक्शन. अब सेकंड हमको पढ़ना है एपिलेट जुरिडिक्शन. एपिलेट जुरिडिक्शन का क्या मतलब होता है? ये भी सुप्रीम कोर्ट ही डील करता है. एपिलेट जुरिडिक्शन का मतलब होता है टू अपील अगेंस्ट जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट इन द इंडिया. आपने सुप्रीम कोर्ट से पहले किसी कोर्ट में अपील किया है, दैट इज आपने हाई कोर्ट में अपील किया, आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील किया, बट जो जजमेंट मिला आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए अब आप कहाँ अपील कर रहे हैं? एक आखिरी उम्मीद लेकर सुप्रीम कोर्ट में. मेरे केस के रिगार्डिंग मैंने हाई कोर्ट में अपील की, जो जजमेंट मुझे मिला मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो एक आखिरी याचिका, एक आखिरी पिटिशन, एक आखिरी सुनवाई मैं कहाँ डालूंगी? सुप्रीम कोर्ट में, ताकि मेरा केस सॉल्व हो जाए. इसीलिए इसको कहा गया है एपिलेट जुरिडिक्शन. एपिलेट जुरिडिक्शन का मतलब ये है कि आपने एक बार अपील कर दी है, अब आप दूसरी बार कहाँ जा रहे हो अपील करने? सुप्रीम कोर्ट. क्लियर? नाउ यू सी which are the cases that come under the appellate jurisdiction of the Supreme Court. First, constitutional case, that is any case that is related to interpretation of the constitution, any article of the constitution, any phrase of the constitution which meaning is not clear to you. You can appeal for that in the Supreme Court. Next, any case that is related to the civil cases. Civil cases का मतलब होता है like marriage is there, adoption is there, divorce is there, will is there, property issue is there, ये सारे सिविल केसेस होते हैं. इसके रिगार्डिंग भी आपने हाई कोर्ट में अपील की, जजमेंट आया, आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस जजमेंट से, तो अब आप कहाँ अपील करोगे? सुप्रीम कोर्ट में. क्लियर? एंड लास्ट इज द क्रिमिनल केसेस. वो क्रिमिनल केसेस जहाँ पे ग्रेव इनजस्टिस किया हो, बहुत ब्रूटल कोई अन्याय हुआ हो किसी के साथ, आपने जैसे किसी रॉबरी से रिलेटेड, किसी डेकॉइट से रिलेटेड, किसी मर्डर से रिलेटेड, किसी रेप केस से रिलेटेड, तो उन केसेस के लिए भी आपने हाई कोर्ट में अपील की, आपको जजमेंट भी मिला, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप एक लास्ट टाइम एज अ रे ऑफ होप कहाँ अपील कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट में. सो मीनिंग इज क्लियर. This is called appellate jurisdiction. Means once I have appealed but I am not satisfied with the judgment, so I am re-appealing in the Supreme Court as a last ray of hope. In how many cases? 3 cases: constitutional cases, civil cases and criminal cases. Clear? Now, अगला जो डोमेन आता है सुप्रीम कोर्ट का वो होता है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन. मतलब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सुनवाई ही नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट सुझाव भी देता है, एडवाइस भी देता है. तो क्वेश्चन आता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट किसको एडवाइस देगा? सुप्रीम कोर्ट हमें एडवाइस देगा नहीं, आपको देगा नहीं, क्योंकि हम लोग आम लोग हैं, एंड सुप्रीम कोर्ट इज अ बिग एंटिटी ऑफ द जुडिशरी, तो ऑब्वियसली वो किसी डिग्निफाइड पर्सन को ही एडवाइस देता होगा. किसको? नाउ यू सी. सुप्रीम कोर्ट एडवाइसेस टू हुम? प्रेसिडेंट. सुप्रीम कोर्ट सुझाव देता है, किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है. क्यों देता है? किस चीज की सुझाव देगा? प्रेसिडेंट ऑलरेडी हेड ऑफ द स्टेट है, उसको किस चीज की कमी है कि वो तुमसे सुझाव लेगा? लेकिन एक चीज पे. किस पे? दैट इज ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ. तो क्वेश्चन आपके मन में होगा कि क्यों किसी लॉ के लिए प्रेसिडेंट पूछेगा? वो ऑलरेडी हेड ऑफ द स्टेट है, सब कुछ भारत का उसके नाम पे, उसको सुप्रीम कोर्ट जज से पूछने की क्या जरूरत है? तो 2 जरूरत है. पहली चीज आप समझो, प्रेसिडेंट इज दैट पर्सन हु होल्ड्स द राइट टू साइन द बिल, देन ओनली बिल इज ट्रांसफॉर्म्ड इन अ लॉ. कोई भी बिल लॉ कैसे बनता है, एक्ट कैसे बनता है? जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देता है. तो साइन करने से पहले प्रेसिडेंट भी तो उस लॉ को पढ़ेगा ना कि इसमें क्या क्लॉज है, क्या प्रोविजन है, तभी तो वो साइन करेगा. अगर
पार्लियामेंट से लॉ पास होके, पार्लियामेंट से बिल पास होके उसके पास वो ड्राफ्ट आ गया कि अब आप साइन करिए, फिर ये एक्ट बन जाएगा। तो अगर उसको कोई डाउट है, किसी क्लॉज में कंफ्यूजन है, उसे कोई चीज़ नहीं समझ आ रही उस बिल से रिलेटेड, तो वो पूछ लेगा दैट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट काइंडली टेल मी व्हाट टू डू ऑन दिस, इज वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। तो सुप्रीम कोर्ट जज उसको समझाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ये एडवाइस है, एडवाइजरी हमेशा एडवाइस ही होती है कि हम आपको सलाह दे रहे हैं, देखो तुम्हारा भला इसमें है। जैसे हम भी नॉर्मली सलाह देते हैं कि बच्चों तुम लोग ये करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। ये बच्चे की मर्जी है उसको करना है कि नहीं करना है, बाइंडिंग नहीं होता है ना, हम बैक बाय फोर्स थोड़ी करते हैं, नहीं करोगे तो तुम्हें मार देंगे। This is not there. We always suggest them this is good for you. In the same way, Supreme Court judge also advised the president that, see president, these are the things, these are the pros and these are the cons. Now it is on the will of the president whether to accept the advice or not to accept the advice. The advice is not binding in nature. बाध्य नहीं है, compulsory नहीं है president के लिए कि आपको मानना ही मानना है। Clear? अब last one is the रिवाइजरी जुडिक्शन। नाउ यू सी व्हाट इज रिवाइजरी, जैसा नाम बिल्कुल वैसा काम। रिवाइजरी मीन्स रिवाइज करना, किसी चीज को बदलना। कैसे बदलना? नाउ यू सी इन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो देर आर ह्यूमन सिटिंग, दे आर नॉट फ्रॉम सम अदर प्लैनेट दैट दे विल नेवर डू द मिस्टेक्स। So revisory jurisdiction of the Supreme Court says that Supreme Court can revise, सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट रिवाइज कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। क्या रिव्यू करेगा? जो जजमेंट्स उसने दिए हैं उसी में तो गलतियां हो सकती है ना। सो ऑल द जजमेंट्स दैट आर गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट कैन रिवाइज एंड रिव्यू जस्ट टू चेक इफ देयर इज एनी मिस्टेक और नॉट। हो सकता है 1960s में जो जजमेंट हमने दिया उस समय के अकॉर्डिंग वो सही था, अब उसको बदलने की ज़रूरत है, तो हम 1990s में या 2014 में कोई और जजमेंट दे रहे हैं, अपने उस जजमेंट को हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि अब समय बदल गया है। फॉर एग्जाम्पल आप समझो 1960 में जब बेरूबारी का केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया दैट प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? प्रियम्बल जो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, 1960 के बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया? दैट प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट same thing in 1973 in केशवानंद भारती केस, सुप्रीम कोर्ट रिवाइज्ड इट्स जजमेंट। जो बेरूबारी में उसने बात कही थी, ठीक 1973 में उसकी उल्टी बात कही, दैट प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उस वक्त बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात आ गई थी जो कि पूरा प्रियम्बल में मिलता है। सो नाउ यू आर गेटिंग द रिवाइजरी जुडिक्शन। रिवाइजरी जुडिक्शन मीन्स to review, to revise the judgments which are given by the Supreme Court if any mistake or error is found। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई है तो वो अपने जजमेंट्स को रिवाइज कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट पावर एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? नाउ जो हमें अब अगला टॉपिक पढ़ना है, दूसरा इसी चैप्टर का, जुडिक्शन हमने फिनिश कर दिया। अब 3 टर्म्स है जिनके बारे में हमें जानना है। सम ऑफ द टाइम्स दे कम इन ऑब्जेक्टिव पोर्शन और इन 2 marks क्वेश्चन, और एनी वन ऑफ देम विल कम इन अ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन like explain the power of judicial review, why Supreme Court is called Court of Appeals, 2 marks question। तो ये 3 छोटे से ब्रीफ टॉपिक्स हैं जिसको मैं अभी आपको बताऊंगी। Now you see, first thing we have to know is Supreme Court is called Court of Appeals। तो क्वेश्चन ये बनता है why Supreme Court is called Court of Appeals, क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, because Supreme Court is that court where we can appeal against all the appeals of all the courts। Basically it means आपने जितनी भी अपील्स अभी तक की हैं उन सब से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप आखिरी अपील कहाँ लगाने जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में। That is why it is called Court of Appeal, because it can change the decision or reduce the sentence given by the lower court। Now what it means, अब आप समझो इसको क्यों कोर्ट ऑफ अपील कहते हैं। सपोज रोहन इज देयर, Rohan committed a crime called murder and for which Prayagraj High Court, which is Uttar Pradesh High Court, declared 10 years punishment। So आप इसको ऐसे समझो कि इलाहाबाद की हाई कोर्ट है, उन्होंने रोहन को मर्डर के चार्ज में कितने साल की सज़ा दी? 10 years की। क्लियर?
ये हाई कोर्ट में केस सॉल्व हो गया, ये एक क्रिमिनल केस है, बट रोहन को लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, मुझे बहुत लंबी सज़ा मिल रही है मर्डर के लिए, 10 ईयर मेरे लाइफ का चला जाएगा जेल के अंदर, तो मैं अपने राइट टू लाइफ को बचाने के लिए एक आखिरी अपील कहाँ कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में। तो अब सुप्रीम कोर्ट में ये अपील तो कर सकता है क्रिमिनल केस के अंडर एपेलेट जुरिडिक्शन में, क्लियर। बट अब सुप्रीम कोर्ट को क्यों हम कोर्ट ऑफ अपील्स कहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रोहन की, अगर जब वो केस को फिर से रीओपन करेगी, डिस्कस करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट रोहन की पनिशमेंट को चेंज कर सकती है, क्लियर, या तो फिर वो उसके इस टेन्योर को रिड्यूस कर सकती है। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, या तो पनिशमेंट चेंज हो जाएगी या फिर रिड्यूस हो जाएगी। अब आप देखो चेंज कैसे होगी, ये आपके मन में होगा कि क्या मतलब एक मर्डर के लिए 10 साल की सज़ा कम है तो हम लोगों को मारते चले, 5-5 साल जेल में काटते चले, क्या ही बुरा है, दुश्मन हमारे बहुत सारे। तो ऐसा नहीं है। लिसन फर्स्ट, चेंज द डिसीजन का मतलब होता है कि कोई पनिशमेंट मिली, सपोज चेंज द पनिशमेंट में आप ऐसे समझो कि कोई क्रिमिनल है, उसको हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दे दिया कि तुमको फांसी की सजा है। नाउ दैट क्रिमिनल अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी पनिशमेंट को चेंज कर देगी, रिड्यूस कर देगी। ओके, डेथ सेंटेंस नहीं, हम तुमको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देते हैं, मरना थोड़ा मुश्किल है लेकिन पूरी जिंदगी तुम कारागार में बिता लो, जेल में बिता लो। तो हमने क्या किया, आपकी पनिशमेंट को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ अपील्स कहते हैं। नाउ इट इज क्लियर, बिकॉज ये वो कोर्ट है जिसमें आप हर जगह के जजमेंट के अगेंस्ट, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट हो आप उसके अगेंस्ट भी अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट का जजमेंट हो आप उसके अगेंस्ट भी अपील कर सकते हैं, क्लियर। नाउ अब है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। क्यों कहते हैं, जैसा नाम है बिल्कुल वैसा ही काम भी है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मीन्स सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट को एक रिकॉर्ड की तरह, एक एविडेंस की तरह, एक टेस्टिमनी की तरह प्रिजर्व करके रखा जाता है लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के लिए, कि देखिए इसी तरह के जजमेंट आपको भी देने हैं सिमिलर केसेस में। कोई रिलीजियस डिस्प्यूट है, कोई सिविल डिस्प्यूट है, कोई मैरिज से रिलेटेड डिस्प्यूट है, जैसा सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट्स दे रहा है तो वो सारे एक रिकॉर्ड बना के बहुत अच्छे से, अब तो डिजिटलाइज्ड सब कुछ अवेलेबल है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, सारे जजमेंट्स एक टेस्टिमनी की तरह रखा गया है, सो दैट इवन सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो रेफर कि पिछले केस में मैंने क्या किया था, और लोअर कोर्ट्स को भी पता हो कि हमारी हायर जुडिशरी कैसे काम करी, उसी तरह हमें भी काम करना है, क्लियर। लास्ट आता है आपका जुडिशियल रिव्यू, बिल्कुल सेम, जैसा नाम वैसा काम। तो पहला इसकी तो मीनिंग होती है that the power of the Supreme Court to decide constitutional validity of the laws। अब तो चलो ये तो किताबी डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, आपके मन में हो रहा है ठीक है अब इसका मतलब बताइए। तो मतलब बिल्कुल इजी है। मतलब क्या है, देखो सुप्रीम कोर्ट, क्लियर, क्या करती है, रिव्यू करती है, ये ना जुडिशियल रिव्यू, जहां जुडिशरी दैट इज सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करती है। क्या रिव्यू करेगी, लॉज को। लॉज बनाएगा कौन, यूनियन पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, ठीक है। यूनियन पार्लियामेंट कह लो, लेजिस्लेचर कह लो, और स्पेसिफिक लोकसभा और राज्यसभा कह लो, यही लॉ बनाएंगे। सो जुडिशरी रिव्यू करेगी लॉज को, किसके लॉज को, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के लॉज को, क्लियर। अब जैसे जुडिशरी ने रिव्यू किया, जुडिशरी ने पाया दैट दीज लॉज आर वायलेटिंग, व्हाट दे आर डूइंग, वायलेटिंग फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। तब जुडिशरी क्या करेगी, इन लॉज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। नल एंड वॉइड, या आप कह दो अल्ट्रा वायर डिक्लेयर कर देगी। अल्ट्रा वायर का बेसिकली मतलब होता है नल एंड वॉइड, द वैलिडिटी ऑफ दीज लॉज आर फिनिश्ड। अभी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, अब इसको आप और क्लियरली समझो कैसे। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर रही है लॉज को, किसके, लेजिस्लेचर के, या ऐसे समझो रिव्यू कर रही है लॉज के, किसके, लेजिस्लेचर के, ठीक है। लेजिस्लेचर मतलब हो गया पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा के लॉज को रिव्यू करती है। जब रिव्यू कर रही है जुडिशरी तो क्या पा रही है, सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि ये सिटीजन के राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इसके रिजल्ट में क्या की, इन लेजिस्लेचर के लॉज को
नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी। कैसे डिक्लेयर कर दी, अब आपको और क्लियरिटी से समझो। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया लेजिस्लेचर के लॉज को कि कहीं वो किसी के फंडामेंटल राइट को तो वॉयलेट नहीं कर रही है, कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन को तो वॉयलेट नहीं कर रहे हैं, वरना मैं इस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दूंगा। जैसे अब आप देखो, लेजिस्लेचर ने कुछ साल पहले फार्म्स एक्ट बनाया था, सिटीजन ने फार्म्स एक्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की, सुप्रीम कोर्ट ने उस लॉ को टेस्ट किया और पाया कि इसके कुछ क्लॉज एरर है, इसके कुछ क्लॉज सिटीजन के बेनिफिट में नहीं है, उसने उस क्लॉज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। कुछ ही साल पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, CAA NRC आया था, जिसे लेजिस्लेचर ने बनाया था, उसके अगेंस्ट भी सिटीजन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की दैट देयर आर सर्टेन प्रोविजंस व्हिच आर वायलेटिंग आवर राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने उन प्रोविजंस को भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। बिल्कुल रिसेंट में आप समझो, लेजिस्लेचर ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास किया था, उसके कुछ प्रोविजंस को लेके सिटीजन्स को प्रॉब्लम था, उन्होंने उसके उन क्लॉजेस को, वक्फ अमेंडमेंट बिल के उन क्लॉजेस को लेके सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने इन लॉज को रिव्यू किया, उसके कुछ सेक्शन में पाए कि यस, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के कुछ लॉज, कुछ प्रोविजन सिटीजन के राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं। उन राइट्स को, उन प्रोविजंस को सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिक्लेयर कर दिया, नल एंड वॉइड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यही है जुडिशियल रिव्यू। अब आपको मीनिंग क्लियर है, दिमाग में बिल्कुल छप है। अब आप लिख लोगे द पावर, या आप ऐसे भी लिख लोगे, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू डिक्लेयर द लॉज ऑफ लेजिस्लेचर null and void when they violate the constitution or fundamental right of the citizen, that is called judicial review. Clear? Now the next and the last topic of this chapter which we have to study is writs. Okay, और ये हमारी 5 रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों इशू करती हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए, हमें प्रोटेक्शन देने के लिए, ताकि वो वॉयलेट ना हो। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको रिट्स के बारे में समझना है, दैट देयर आर दीज 5 रिट्स। तो क्योंकि अब आप क्लास 10th में हैं, तो रिट्स पे अब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम में, जैसे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेबिस कॉर्पस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्यो वारंट, टू नो what will happen on basis of all these 5 writs and their meaning, they will frame a application based question. Application based question means वो एक स्थिति आपको दे देंगे, एक पूरी केस स्टडी देंगे, आपको उस केस स्टडी को पढ़ के पता करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कौन सी रिट इस केस के अकॉर्डिंग इशू करेगी। तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको सारी रिट्स की मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर होगी, क्योंकि रट के तो आपको कीवर्ड याद आ जाएगा, लेकिन केस स्टडी नहीं सॉल्व होगी कि उस केस में कौन सी रिट इशू होगी। सो पे अटेंशन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दीज रिट्स एंड देयर मीनिंग्स। नाउ सी, फर्स्ट थिंग कम्स कि रिट क्या चीज़ होती है, रिट होता क्या है जिसको इशू करती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। नाउ यू सी, रिट इज़ अ ऑर्डर। ये क्या है, एक ऑफिशियल ऑर्डर इशू होता है। कौन इशू करता है, हमेशा समझिए रिट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों इशू करते हैं। क्लियर, ये आपके नॉलेज के लिए। अभी हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं, तो ये सारी रिट्स जो आप पढ़ोगे वो सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस में पढ़ोगे, बट आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि रिट दोनों कोर्ट्स इशू करते हैं। क्लियर, तो ये ऑर्डर कोर्ट्स क्यों इशू करते हैं, क्या ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट को इशू करने के लिए? तो 2 रीज़न है। पहला, सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर उनके लिए इशू करेगा जिनकी कोई ड्यूटी है, कुछ काम है उनके जिम में, कुछ उनका ज्यूरिडिक्शन है, लेकिन वो वेले बैठे हैं, वो सैलरी ले रहे हैं, वो पोजीशन एंजॉय कर रहे हैं, अलाउंसेस ले रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे, और उनके अगेंस्ट कभी कोई सिटीजन कंप्लेन कर देता है, तब सुप्रीम कोर्ट वो रिट इशू करती है। क्लियर। दूसरा, कोई अपने पावर्स का अननेसेसरी यूज़ कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है, किसी को डरा रहा है, धमका रहा है, तो भी सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करती है दैट स्टॉप डूइंग द एक्ट विच यू आर डूइंग, स्टॉप परफॉर्मिंग दीज एक्टिविटीज विच यू आर डूइंग, दैट इज नॉट असाइंड टू यू, दैट डजंट सूट्स टू योर डेजिग्नेशन। क्लियर। तो रिट सुप्रीम कोर्ट 2 रीज़न से इशू करता है। पहला, आपका कुछ काम है, आपके कुछ कर्तव्य हैं जो आपको करने चाहिए लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, तो अब मैं एक ऑर्डर दे रहा हूँ, अब मैं रिट इशू कर रहा हूँ कि जाओ अपना काम करो। क्लियर। दूसरा, कि आप जो काम कर रहे हैं वो गलत है,
आप जो काम कर रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मत करिए उस काम को, रुक जाइए, स्टॉप करिए, उसके लिए भी रिट सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। अभी ये मीनिंग है, अब जब आप ये रिट पढ़ोगे तो एप्लीकेशन में आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। नाउ यू सी, फर्स्ट रिट विच इज इशूड और द फर्स्ट रिट विच वी हैव टू स्टडी इज हेबिस कॉर्पस रिट। हेबिस कॉर्पस रिट का मतलब होता है टू हैव द बॉडी। अब इसका क्या मतलब है? बेसिकली इस रिट को इशू कब किया जाता है, अब आप समझो। When a person is detained in jail for more than 24 hours, unlawfully हमने उसको डिटेन कर लिया 24 घंटे से ज़्यादा, और 24 घंटे होने के बाद भी आपने उस इंसान को जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट नहीं किया, उसका केस ओपन ही नहीं किया, तो उसकी राइट टू लाइफ वायलेट हो रही है ना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या इशू करेगी? हेबिस कॉर्पस इशू करेगी, दैट प्रेजेंट दिस बॉडी इन फ्रंट ऑफ मी सो दैट हिज राइट टू लाइफ इज नॉट गेटिंग वायलेटेड। पॉइंट इज क्लियर? नाउ यू सी, फॉर एग्जाम्पल, इसको आप एप्लीकेशन में समझ लो। सपोज आई एम ओनली देयर, गरिमा इज देयर, ठीक है। गरिमा को पुलिस ने डिटेन किया। कितने बजे डिटेन किया? 7 बजे आप हमारे लिए, मुझे आप जेल ले जाते हो 7 PM पे, मुझे एक स्पॉट से, सपोज टोक्यो से आपने 7 बजे गरिमा को उठा लिया। इसके बाद आप 9 बजे टोक्यो पुलिस स्टेशन पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? टोक्यो पुलिस स्टेशन। और आपने 10 बजे FIR लिख दी। क्लियर? मेरे नाम की FIR लिख दी कि गरिमा टोक्यो से ये करते हुए पकड़ी गई है। तो जो मेरा 24 आवर है डिटेनमेंट का, वो कहाँ से शुरू होता है? जब मेरी FIR फाइल हो जाती है। क्योंकि जब FIR लिखी जाती है तो लिखा जाता है ना उस FIR में, तो आपको पूरी डिटेल देनी होगी कि ये नाम है, इस जगह से इतने बजे से उठाए हैं, तो वहीं से 24 घंटा काउंट होता है। क्लियर? इसीलिए आप देखेंगे कई लोग 2-3 दिन तक जेल में रहते, कोई FIR नहीं लिखी जाती, क्योंकि एक बार FIR लिख गई तो पुलिस बाध्य है उस इंसान को जज के सामने प्रेजेंट करने के लिए। क्लियर? तो अब रात के 10 PM से लेके कल रात के 10 PM तक के अंदर आपको मुझे जज के सामने प्रेजेंट करना ही करना है। अगर आपने नहीं किया तो मेरा कौन सा राइट वायलेट हो जाएगा? गरिमा का राइट टू लाइफ। 24 घंटे से ज़्यादा आप मुझे जेल में रखे हुए हैं, ये तो गलत है। 24 घंटे के अंदर लॉ कहता है कि आप मुझे मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करिए। यू आर नॉट प्रेजेंटिंग मी, सो अगेंस्ट द to protect my fundamental right, which writ is going to be issued? habeas corpus writ। तो अब एक क्वेश्चन आपके अंदर ये आएगा कि कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि मुझे 24 घंटे से ज़्यादा जेल में रखा गया है? ऐसे पता चलेगा कि जब मैं जेल में हूँ तो मेरे किसी भी सगे संबंधी को तो पता होगा ना कि मैं जेल में हूँ, इधर माई पेरेंट्स, इधर माई फ्रेंड्स और इवन माई स्टूडेंट्स, की मेरी टीचर को ले गया गया है। तो एज आप, मतलब हेबिस कॉर्पस की रिट ऐसी ना, कोई इसको आपका कोई जानने वाला भी कोर्ट में अपील कर सकता है। तो सपोज माई फैमिली ओनली अप्रोच दैट माई डॉटर इज इन जेल फॉर मोर देन 24 आवर्स, स्टिल नो शी इज नॉट प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट, तो कोर्ट इमीडिएटली कौन सी रिट इशू करेगा? habeas corpus, that present, bring the body of Garima in the court, present her in the court, because her right to life is getting violated if you are keeping her in the court custody in the jail for more than 24 hours. Now the meaning is clear of habeas corpus। 24 आवर क्या चीज़ होती है? 24 आवर कहाँ से शुरू होता है? जब आपकी FIR फाइल हो जाती है। अगर उसके बाद भी अगर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट नहीं किया गया तो कौन सी रिट इशू होगी? habeas corpus। क्लियर? नाउ यू सी, सेकेंड इज मैंडेमिस। मैंडेमिस का क्या मतलब होता है? मैंडेमिस का मतलब होता है वी ऑर्डर। तो ये रिट सुप्रीम कोर्ट इशू करता है किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के लिए, जब किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का वो काम हो बट द बॉडी इज नॉट परफॉर्मिंग देयर वर्क। अब आप इसको एक एग्जाम्पल से समझो। फॉर एग्जाम्पल यू सी, टोक्यो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज देयर। क्लियर? अब टोक्यो नहीं लेते, टोक्यो तो इंटरनेशनल हो जाएगा, मान लेते हैं वाराणसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। क्लियर? वाराणसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बेसिक ड्यूटी क्या है? टू कलेक्ट द गार्बेज एंड टू डंप इट एट अ प्रॉपर प्लेस सो दैट सिटी इज क्लीन एंड एवरी सिटीजन हैव द राइट टू लिव इन अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरमेंट सो दैट देयर इज नो डिजीज एंड वी कैन लिव सेफली। सपोज अब आप इमेजिन करो वाराणसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या वाराणसी नगर निगम है,
और यहाँ पे एक कॉलोनी है, पत्रकारपुरम कॉलोनी। कौन सी कॉलोनी है? पत्रकारपुरम कॉलोनी है, ठीक है। अब पत्रकारपुरम कॉलोनी में रोहन रहता है, क्लियर। नाउ रोहन वॉट ऑब्जर्विंग दैट इन पत्रकारपुरम कॉलोनी फॉर मोर देन 1 month वाराणसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव नॉट अराइव्ड। 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका है, वाराणसी नगर निगम यहाँ से कचरा लेने के लिए नहीं आए। सो रोहन रोट ए एप्लीकेशन टू वाराणसी नगर निगम की प्लीज आप आइए, यहाँ बहुत रोग फैल रहा है, बारिश का मौसम आ रहा है, डेंगू फैलने लगेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमारी परीक्षाएं भी आ रही, आप आके कचरा उठाइए। बट स्टिल वाराणसी नगर निगम डिड नॉट पेड एनी अटेंशन। नाउ व्हाट डिड, अब रोहन सीधे चला गया सुप्रीम कोर्ट। उसने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन डाली, किसके अगेंस्ट? वाराणसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट, दैट इट इज माय फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 दैट आई हैव द होल राइट टू लिव इन अ क्लीन एंड सेफ एनवायरमेंट। बट बिकॉज वाराणसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज नॉट परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटी टू कलेक्ट द गार्बेज, अपने कूड़े उठाने की जिम्मेदारी को वो नहीं पूरा कर रहे, जिससे मेरा राइट टू लिव इन अ क्लीन एनवायरमेंट वायलेट हो रहा है, काइंडली डू समथिंग। इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? रिट इशू करेगी। कौन से रिट? मैंडेमस। किसके अगेंस्ट? वाराणसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट। और उनको डायरेक्ट करेगी दैट वी ऑर्डर यू गो एंड कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम पत्रकारपुरम कॉलोनी अंडर वाराणसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जुरिडिक्शन। क्लियर? अब आप एक चीज और समझो, तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को सपना आ रहा है कि पत्रकारपुरम कॉलोनी में रोहन रहता है और कूड़ा नहीं उठ पा रहा है इसलिए रोहन को दिक्कत है। Until and unless the citizen will not approach the court cannot issue the writ on its own। क्योंकि कोर्ट को रिट इशू करने के लिए एक पिटिशन होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए कि जब आप रिट इशू करेंगे तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी तो पूछेगा कि मैंने किया क्या है, तब कोर्ट बताएगा कि देखिए आपके अगेंस्ट एक पिटिशन आई हुई है, आपके अगेंस्ट कंप्लेन आई हुई है मेरे पास। क्लियर? अब चलिए तीसरा आता है, दैट इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन रिट का मतलब होता है टू स्टॉप। स्टॉप क्या करना है हमको? इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ये रिट इशू करता है हाई कोर्ट को या फिर लोअर कोर्ट को। क्यों इशू करता है भाई? कोर्ट भी कुछ गलत काम करते हैं क्योंकि कोर्ट के अगेंस्ट भी रिट इशू होती है। ये रिट तब इशू होती है व्हेन द कोर्ट्स आर हियरिंग द केसेस व्हिच इज नॉट इन देयर जुरिडिक्शन। मतलब आप कोई ऐसा केस सुन रहे हैं जो आपके अधिकार क्षेत्र का ही नहीं है, आपके डोमेन का ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, any center state dispute is there, state versus state dispute is there and that is going on in high court. Now is it possible कि आप सेंटर स्टेट का डिस्प्यूट किसी हाई कोर्ट में डिस्कस करने लगे, किसी हाई कोर्ट में उसकी अपील कर दे, तो क्या होगा? ये तो गलत है ना। हाई कोर्ट के डोमेन में हाई कोर्ट का तो जुरिडिक्शन ही नहीं है कि आप सेंटर स्टेट के डिस्प्यूट को डील करें। या फिर अगर आप और क्लियर समझो, 2 कोर्ट्स होते हैं, एक सिविल कोर्ट होता है और एक क्रिमिनल कोर्ट होता है, क्लियर, और एक फैमिली कोर्ट होता है। फैमिली कोर्ट में कौन से केसेस जाते हैं? फैमिली कोर्ट में केसेस जाता है जो मैरिज का है, डिवोर्स का है, एडॉप्शन का है, प्रॉपर्टी का है। फैमिली केसेस की सुनवाई आपने क्रिमिनल कोर्ट में करा दी, जहां मर्डर के मुकदमे चल रहे हैं वहां तलाक का भी मुकदमा चला गया, तो क्या उस मर्डर वाले मुकदमे में किसी क्रिमिनल केस के जुडिक्शन में आप डिवोर्स के केसेस को डिस्कस करोगे? नो। सो व्हेन यू हियर द केसेस दैट इज नॉट इन योर डोमेन, then the Supreme Court issue the writ against you that stop, this jurisdiction does not belong to you, stop giving the judgment, stop giving the hearings, transfer the case to the validate jurisdiction, transfer the case to the court which holds the right to hear these cases. Clear? Last है, last नहीं, second last है, writ of certiorari. Certiorari का मतलब होता है to be certified, to be informed what is going on. Basically इसको सुप्रीम कोर्ट इशू करता है हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट को कि लोअर कोर्ट में क्या चल रहा है, आपके पास कितने केसेस पेंडिंग है मुझे बताइए, कितने ऐसे केसेस हैं जो 30 साल से ज़्यादा हैं आप चल रहे हैं, आपके केस के आपके कोर्ट के ऊपर कितना बर्डन है। जस्ट इन्फॉर्म मी अबाउट योर कोर्ट, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर डोमेन, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर jurisdiction. So Supreme Court can take those information from the courts on the basis of which writ? Certiorari writ. Clear? Last and the last topic and the last writ of this chapter is quo warranto. Now you see, quo warranto means by what authority, किस अधिकार से। अब इसका क्या मतलब होता है? बेसिकली क्यो वारंटो तब इशू होता है जब किसी पब्लिक ऑफिस पे
कोई पब्लिक ऑफिसर इलीगली उस ऑफिस में आ जाता है। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब होता है, ये आपने क्या बोल दिया? तो बहुत इजी मतलब है। मतलब ये है, सपोज देयर इज सिटी ले लेते हैं, सपोज वाराणसी सिटी है, तो वाराणसी सिटी में एक डीएम तो होगा ही डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करने के लिए। सपोज डीएम रोहन है, ठीक है, डीएम रोहन बन गया। एक सिटीजन ने एप्लीकेशन फाइल की कि मुझे जानना है, आरटीआई डाला कि रोहन किस बैच से यूपीएससी क्वालिफाइड है, क्योंकि डीएम कौन बनेगा? जो यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करेगा। यूपीएससी में भी जिसको आईएएस का कार्ड मिलेगा वही तो डीएम बन पाएगा। तो एक इंसान ने आरटीआई डाली कि रोहन किस बैच का, एक क्योंकि ये एक पब्लिक ऑफिसर है तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। उसने आरटीआई डाला, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि मुझे रोहन की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये किस बैच से आईएएस ऑफिसर बना है, किस ईयर में इसने यूपीएससी क्वालिफाई किया है कि ये बनारस का डीएम बना हुआ है। आरटीआई निकाली गई कि ये तो 2022 के यूपीएससी एग्जाम 2022 के आईएएस ऑफिसर में इनकी नियुक्ति हुई है, लेकिन आरटीआई के पास कोई डेटा ही नहीं है, यूपीएससी में इनका नाम ही नहीं है, रिजल्ट में इनका कोई नाम ही नहीं है, इंटरव्यू में इनका कोई नाम नहीं है, कोई इनकी ट्रेनिंग नहीं है, कोई इनका सर्टिफिकेट नहीं है। अब उस आरटीआई के बेसिस पे उस सिटीजन ने इनके अगेंस्ट कोर्ट में अपील की दैट दिस पर्सन इज होल्डिंग अ ऑफिस इलीगली। वो पोजीशन होल्ड कर रहा है जो ये होल्ड करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? Now the court will issue which writ? Warrant against Rohan. That Rohan, why you are holding a office illegally, forcefully, corruptly, dishonestly? क्यों आप ये काम कर रहे हैं? So in that case, Rohan have to answer or Rohan have to resign from his place. Clear? इसको इतने सारे एग्जाम्पल से समझाने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि जब आपके एग्जाम में इससे प्रश्न पूछने के लिए जो केस स्टडी दी जाए तो आप उसको इंस्टेंटली समझ जाएं। इसीलिए इतने डेप्थ में एग्जाम्पल देके बताई हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, आपको रटना ना पड़े। समझे रहेंगे तो आप तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी रिट कब इशू होती है। क्लियर? सो हेंस दिस इज द लास्ट टॉपिक एंड द चैप्टर इज ओवर। थैंक यू।